तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। पार्ट 1 में हम OSI मॉडल तक कवर कर चुके थे। OSI मॉडल में मुझे कुछ आपको चीज़ें बतानी थी, तो चलो पहले OSI मॉडल के कुछ पार्ट बता देता हूँ मैं आपको, फिर हम आगे फर्दर TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल पे चलेंगे। तो OSI मॉडल जो था ना हमारा, वो हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट मॉडल नहीं था। वो हमारा एक तरीके से रिसर्च पर्पस के लिए वो हमारा मॉडल रह गया। ऑन पेपर मॉडल था हमारा, जो था वो OSI मॉडल। और OSI मॉडल में मैं अगर आपको बताऊं, ये लेयर्स हमारी सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर क्यों थी। हार्डवेयर हम इसलिए कहते हैं इन लेयर को क्योंकि यहाँ पे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हब वगैरह यूज़ होते हैं, हब स्विच फ्रिज ब्रिजेस। और एप्लीकेशंस यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो आपकी एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करती है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इसलिए इन लेयर्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल समझते हैं। तो पहले आपको मैं एक मिथ से क्लियर कर दूं। पहले आपको अगर आपने कहीं से पढ़ा हो या अगर आपको कई बार लोग बताते हैं पहले आया हमारा OSI मॉडल, OSI मॉडल को देख के जो हमारा TCP/IP मॉडल है वो इम्प्लीमेंट हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो हमारा OSI मॉडल है और TCP/IP मॉडल है एक साथ ही हमारे इम्प्लीमेंट हो रहे थे। पर जो हमारा OSI मॉडल है वो ISO द्वारा बनाया जा रहा था और TCP हमारे US की मिलिट्री द्वारा बनाया जा रहा था, जिन्होंने मैंने आपको बताया था ARPANET नेटवर्क बनाया था। तो पहले हिस्ट्री से समझते हैं कि हमारा जो OSI मॉडल था वो ISO द्वारा बनाया जा रहा था, ये हमारा US मिलिट्री द्वारा। पर क्या हुआ कि हमारा जो TCP/IP मॉडल है ये हमारा डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था। ये इम्प्लीमेंट होते हुए चल रहा था, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा था, हम डायरेक्ट इसे इम्प्लीमेंट कर करके देख रहे थे। पर जो हमारा OSI मॉडल है वो ऑन पेपर, वो पेपर में ही अपना पहले से पेपर में ऑन पेपर रिसर्च अच्छे से कर रहे थे। उस चाहते थे कि पेपर में ही वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दे जो भी हमारी फर्दर नेटवर्क लेयर के काम होने वाले ये वगैरह वगैरह। पर क्या हुआ, TCP/IP मॉडल जो हमारा वो इम्प्लीमेंट हो चुका था और ये हमारा वर्क भी बढ़िया कर रहा था। तो इन्होंने पहले जो US मिलिट्री था उन्होंने पहले इसे ARPANET नेटवर्क में यूज़ करा। ARPANET नेटवर्क को यूज़ करने के बाद जब उन्होंने देखा करेक्टली यूज़ हो रहा है, हालांकि इन दोनों को बनाने के पीछे मेन मकसद ये था कि इनका ना रशियन से थोड़ा वो चल रहा था, थोड़ी वॉर टाइप चल रही थी। तो इनको ये था कि जो अपना नेटवर्क है वो अपना जो डाटा है वो एक दूसरे से एक दूसरी जगह शेयर करे, पर बीच में कोई उसे एकदम से अटैक ना कर पाए, जो कि रशियन अथॉरिटी कर पा रही थी। तो इन्होंने एप्लीकेशन ये इसलिए बनाया हमारा TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल पहले हमारा ARPANET नेटवर्क में हमारा इम्प्लीमेंट हुआ और इसकी सक्सेस को देख के फिर जो US मिलिट्री थी उन्होंने इन्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को और बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेज वगैरह को भी दे दिया कि तुम भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ऐसी करके हमारा पूरे देश में फैल गया और आज भी हमारे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है वो सारे TCP/IP मॉडल पे बेस है। और जो हमारा OSI था वो हमारा ऑन पेपर ही रह चुका है। और इसका मेन मकसद क्या था, इसके की फीचर्स क्या थे। पहला तो एंड नोड वेरिफिकेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें बस सोर्स आईडी देनी है, डेस्टिनेशन आईडी देनी है, कहाँ से जा रहा है कैसे जा रहे हैं डाटा पैकेट्स, कोई हमें उससे मतलब नहीं है। और सेकंड फीचर है इसका डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग ये था कि हमारे इसमें एक पैकेट को जाने के लिए मल्टीपल पाथ होते थे, जिससे कि अगर कोई अथॉरिटी अगर अटैक भी करना चाहे तो वो कोई एक पाथ डिटरमाइन ना कर पाए, क्योंकि हमारे जो अलग अलग पैकेट है वो अलग अलग रूट से जा रहे हैं, अलग अलग उनकी डेस्टिनेशन अलग अलग पाथ से होके जा रहे हैं। डेस्टिनेशन तो ऑब्वियसली सेम होगी एक पैकेट की, तो इसलिए हमारी ये की फीचर्स में आते हैं। तो बात करें अब TCP/IP के हम लेयर्स के बारे में। अब लेयर्स इसकी थोड़ा डाउट रहता है कि 4 है या 5 है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आती है हमारी लेयर एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारी OSI मॉडल से कैसे डिफरेंस है। एप्लीकेशन लेयर हमारी कलेक्शन ऑफ होती है OSI मॉडल की, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। जो OSI मॉडल में ये 3 लेयर है उसका कलेक्शन होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। सेकंड होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर नेटवर्क लेयर जो हमारी OSI मॉडल थी उसे यहाँ पे हम कहते हैं इंटरनेट लेयर। एंड चौथी लेयर होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। एंड 5वीं लेयर होती है फिजिकल लेयर। ये तो हो गया हमारा 5 लेयर्स वाला। एंड 4 लेयर्स वाले में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हम एक ही लेयर में बना देते हैं, जिसे कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। एक्चुअली जब ये बना था तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था कि 4 लेयर के 5 लेयर का है। जब ये क्योंकि हमारा ऑन पेपर बना ही, ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जो हमारी फ्रोजन बुक है उसमें ये 5 लेयर का दे रखा है, टोननबॉम में हमारा 4 लेयर का दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ OSI के बेस में उन्होंने आइडिया लगाया कि इसमें ये लेयर्स हो सकती है, मतलब ये लेयर ऐसे ऐसे काम कर सकती है। तो ये
बेसिकली आइडिया लगाया गया है साइंटिस्ट द्वारा, जो भी लोग थे उनके द्वारा। ऐसा कोई TCP IP जब बना था वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, कोई ऑन पेपर नहीं था। इसलिए आज तक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसकी 4 लेयर या 5 लेयर है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 4 बनाओ 5 बनाओ। बाकी फंक्शनैलिटी लेयर्स की सेम है OSI मॉडल की तरह, और इसमें एक्चुअल जो प्रोटोकॉल थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे हर लेयर में। तो फंक्शनैलिटी तो आपकी बिल्कुल OSI की तरह सेम है। जो भी प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर की वो है हमारी फंक्शनैलिटी, वो मिला के एप्लीकेशन लेयर में आएगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर में, इंटरनेट नेटवर्क लेयर की इस वाली लेयर में, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की मिला के हम नेटवर्क एक्सेस लेयर में फंक्शनैलिटी बता देते हैं। तो बात करें इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स में। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं HTTP, FTP, POP, SNTP। इनके बारे में अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। और आगे फर्दर यूनिट भी आएगी हमारे प्रोटोकॉल्स, तो इन्हें तब भी समझेंगे। तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP, नेटवर्क लेयर में IP एंड ICMP, IGMP बहुत सारे होते हैं। इसमें ईथरनेट एंड ARP डेटा लिंक लेयर में। अब मैं आपको बता दूं, TCP और IP इन दोनों प्रोटोकॉल से मिल गई हमारा जो इसका नाम पड़ा है वो TCP IP मॉडल पड़ा है। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलो समझते हैं 1 by 1 क्या आता है ये सब। और यही जो मॉडल है हमारा TCP IP एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, और इसलिए हम आज तक कोई दूसरा मॉडल यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम कर सकते हैं पर एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो अब चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेस्ट मॉडल है अभी तक, इसलिए हम यही यूज़ करते आ रहे हैं। तो बात करें हमारी पहली लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। और मैं आपको एक बात बता दूं, सेंटर की साइड से तो हम एप्लीकेशन लेयर हमारी फर्स्ट होती है, और हम आते हैं लास्ट लेयर तक, नेटवर्क एक्सेस लेयर तक। और रिसीवर की साइड यही हमारा सेट होता है, पर हम ऐसे उल्टा जाते हैं। तो रिसीवर की साइड हमारी जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो पहली आती है, और एप्लीकेशन लेयर लास्ट होती है। तो चलो समझते हैं 1 by 1 इनकी फंक्शनैलिटीज़। तो हमारी एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। एप्लीकेशन हेल्प टू प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू द कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मैं आपको OSI मॉडल में बता चुका हूँ डिटेल में सारी लेयर्स के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था व्हाट्सएप है, मेल है, जिनके थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो। सेंड डाटा टू ट्रांसपोर्ट लेयर एंड रिसीव डाटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये क्या करती है, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा सेंड करती है, और रिसीविंग के टाइम पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी डाटा लाती है उससे रिसीव करती है। चलो इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमारे FTP, TFTP, ईमेल के लिए SMTP, रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट एंड HTTP आपने देख ही रखा है। तो FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलाउ बाई डायरेक्शनल फाइल ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, हमारे एडवांस फंक्शनैलिटी होती है, जैसे ऑथराइजेशन, बहुत सारी हमारे फीचर्स आ जाते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। इसमें सब हमारा चेक करके तब हमारी फाइल जो होती है वो ट्रांसफर होती है। पर TFTP इसका बहुत ही कमज़ोर वर्जन होता है, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 1 वे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई ऑथराइजेशन वगैरह एडवांस फीचर कुछ नहीं होते। सिंपली हमारा जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि कुछ अपडेट करना हमारे राउटर में, तो हम सिंपली राउटर को अपडेट कर सकते हैं। इसमें कोई एडवांस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इसके टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा वास्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी यूनिट में मैं आपको इसी वीडियो में आपको मैं आगे की फर्दर यूनिट कंप्लीट करा दूँ। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में OSI मॉडल में बता चुका हूँ। तो ये आप OSI मॉडल की अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, और आप इजीली इसे डिटेल में लिख सकते हो। बात करें नेक्स्ट हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा। तो इसमें हमारे दो मेन हमारे प्रोटोकॉल आते हैं, TCP एंड UDP। TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP हमारा कनेक्शन लेस होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारा TCP है, अगर हमने 3 डाटा पैकेट भेजे हैं, मान लो ये लॉस हो गया, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एक्नॉलेजमेंट आती है। पर हमें A भेजा, B भेजा, C भेजा, अब हमें पता नहीं कि हमारा C डाटा गया नहीं, तो उसके कोरिस्पोंडिंग एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। इससे जो हमारा सेंडर है समझ जाएगा कि एक टाइमर होगा इसके कोरिस्पोंडिंग। अगर उस टाइमर के कोरिस्पोंडिंग एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो हमारा सेंडर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा जो C डाटा है वो रिसीव नहीं हुआ रिसीवर के द्वारा, तो वो दोबारा से जो C डाटा है उसे दोबारा भेज देगा और दोबारा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इसलिए ये हमारा मेनली उन फंक्शनैलिटीज़ में यूज़ होता है जहाँ हमारा डाटा लॉस ना हो। जैसे कि मैसेजिंग में अगर आप मेल करते हो तो कई बार आप देखते हो कि थोड़ी मेल लेट हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारा जो डाटा लॉस हो जाता है उसमें टाइम लग जाता है।
पर इसलिए हमारा टीसीपी थोड़ा स्लो होता है, पर यूडीपी हमारा फास्ट होता है। इसमें हमारा डाटा लॉस होने के पूरे चांसेस है। जैसे मैंने बताया था आपको, यूडीपी में अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र कर दिया कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, दूसरा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, तीसरा लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी और सेंडर को पता भी नहीं चलेगा कि वो डाटा गया है नहीं। यूडीपी हमारा फास्ट रियल टाइम डाटा के लिए, जब भी हमारा रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है तब यूज़ होता है। जैसे कि हम फ़ोन में बात करते हैं, कई बार आपकी फ़ोन कॉल में थोड़ी आवाज़ कट जाती है तो आप उसे वापस नहीं ला पाते। गेमिंग में अगर कोई इशू है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, पर यूडीपी हमारा बहुत फास्ट होता है। तो बात करें नेक्स्ट हमारा इंटरनेट लेयर, जिसे हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड होस्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक नेटवर्क ए रहा, एक नेटवर्क ए रहा, इसका आईपी एड्रेस ए रहा, इसका ऐसे हमारे जो डिफरेंट नेटवर्क है उन्हें कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पैकेट्स, पैकेट कहाँ से जाएगी, कौन सा हमारे बेस्ट पाथ है पैकेट के लिए, उसका भी हमारा मूवमेंट जो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल देखता है। तो बात करें इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, असाइन यूनिक एड्रेस टू डिवाइसेस एंड एबल टू कम्युनिकेशन बिटवीन देम ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। तो हर एड्रेस जो भी हमारा हर डिवाइस है उस पर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो इस हेल्प से, आईपी एड्रेस की हेल्प से हम उन यूनिक डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। तो यही हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस असाइन कर देता है हर यूनिक डिवाइसेस को। और राउटिंग क्या होता है कि हमारे, यही मैंने जो आपको बताया कि हमारे पाथ बता देता है कि कौन से पाथ से हमारा कहाँ जाना है, डाटा कहाँ पे, कौन सा पाथ उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। बात करें नेक्स्ट, तो ये आगे हम बहुत फर्दर में पढ़ने वाले, फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली यूनिट में, ये सब हम प्रोटोकॉल, मैं बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। ICMP क्या होता है, रिपोर्ट नेटवर्क एरर एंड प्रोवाइड कंट्रोल मैसेज फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो अगर हम भी कोई नेटवर्क में एरर आती है तो हमारा ICMP हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस एरर के कोरिस्पोंडिंग हमें एरर के कोरिस्पोंडिंग मैसेज प्रोवाइड करें, और अगर ठीक कर सकता है तो उसे अपने आप ठीक करें। जैसे कि हम कभी हमारा कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पर एरर मैसेज आ जाता है, पर ये हमारा उस नेटवर्क के कोरिस्पोंडिंग कोई, अगर हम उसे सही कर सकते हैं, कोई डायग्नोस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को तो करता है, नहीं तो हमें मैसेज प्रोवाइड कर देता है उसके कोरिस्पोंडिंग। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बात करें नेक्स्ट इसमें आता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी एड्रेस को हमारे मैप कर देता है मैक एड्रेस से, जैसे लोकल नेटवर्क फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो हमारा आईपी एड्रेस है, हमारे जो, अगर विद इन अ नेटवर्क है, विद इन अ नेटवर्क हमें दो डिवाइसेस से कनेक्ट करना है। अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल तो हमने देख लिया कि आईपी एड्रेस असाइन कर देता, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, पर विद इन अ नेटवर्क हम कैसे करेंगे उनसे कम्युनिकेट। हमारे पास आईपी एड्रेस तो है कि एक नेटवर्क का आईपी एड्रेस है ये, तो हम विद इन अ नेटवर्क ए और एक बी है, इन दोनों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इस आईपी एड्रेस की हेल्प से हम उसका मैक एड्रेस निकालेंगे और फिर हम उसके हेल्प से हमारे जो डिवाइसेज है उन्हें हम ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है आपके किसी भी डिवाइसेस का, और ये आपका मेरे ख्याल से 48 बिट का होता है। आप अपने कंप्यूटर में देख भी सकते हो ये एड्रेस, कुछ कमांड होती है उसकी हेल्प से। तो बात करें RARP क्या होता है कि हमारे पास अब मैक एड्रेस तो है, पर हम उस मैक एड्रेस को हमारे मैप करते हैं, उस मैक एड्रेस की हेल्प से हम आईपी एड्रेस निकालते हैं, उसे कहते हैं RARP, रिवर्स ऑफ ARP। तो ये थे हमारे इंटरनेट लेयर के प्रोटोकॉल्स। तो बात करें हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर हमारी डाटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर की हेल्प से बनती है। तो जो भी इन दोनों की फंक्शनैलिटी थी वो आप यहाँ लिख देना। मैंने यहाँ इतना नहीं लिखा हो, SI मॉडल में आपको बता चुका हूँ, तो आपको पूरा लिख देना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल मीन ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द नेटवर्क एंड डिफाइनिंग प्रोटोकॉल एंड हार्डवेयर नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क मीडियम। तो सिंपली क्या होता है, जो भी हमारा बिट्स में डाटा आता है हम उन्हें सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और मीडियम के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारा मीडियम है उस हिसाब से हम उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस मीडियम के थ्रू जो हमारा डाटा है वो हमारा रिसीवर के पास चले जाता है। तो बात करें OSI और TCP/IP में डिफरेंस, तो मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, हर बार की तरह डिफरेंस में आपको समझा दिया, आपको समझ तो आ गया है। अगर आप और कहीं से रिफ़र करोगे तो आप ज़्यादा पॉइंट पढ़ सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो कुछ है, मैंने की पॉइंट्स ऐसे लिख दिए, जैसे कि OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर होती है, TCP/IP में हमारी 4 लेयर होती है। ये मॉडल हमारा थियोरिटिकल था और ये हमारा प्रैक्टिकल मॉडल था।
और ये हमारा यूज़ फॉर रेफरेंस मॉडल फॉर टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क कंसेप्ट। तो OSI मॉडल हमारा रेफरेंस मॉडल की तरह यूज़ होता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम जो अगर आपको TCP/IP समझना था उससे पहले हमने OSI मॉडल पढ़ा है, जिससे कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्या है, इसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है पहले, इसलिए सब OSI मॉडल पढ़ाते हैं। फिर हमारा TCP/IP मॉडल पढ़ाते हैं। तो TCP/IP मॉडल आपका वाइडली यूज़ हो रहा है, हर जगह यही यूज़ होता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है, ये मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल है। आपको पता है ये सबने इसे अडेप्ट कर रखा है। और ये हमारा ISO ने इंट्रोड्यूस करा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ISO तो हमारा OSI मॉडल पे वर्क कर रही थी, और जो हमारी US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस थे ये हमारा वर्क कर रहे थे TCP/IP पे। और मज़े की बात ये है, अगर आपको लग रहा है इनकी लेयर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को भी बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या बना रहा है, वो क्या बना रहा है। बस ये जो भी उन्होंने बनाया उस हिसाब से हमने OSI मॉडल के हिसाब से हमने TCP/IP की जो लेयर्स थी उन्हें हमने डिफाइन करा है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस और कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारा पहला आया गेटवे। गेटवे क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो अगर OSI मॉडल में देखें तो इसमें प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, हर लेयर्स में यूज़ होता है। पर गेटवे हमारा मेनली एप्लीकेशन लेयर्स में यूज़ होता है। बात करें नेटवर्क लेयर में हमारे यूज़ होता है राउटर एंड लेयर 3 स्विच। एंड बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर्स में हमारे यूज़ होते हैं ब्रिजेस एंड स्विच। और नेक्स्ट है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हमारे यूज़ होते हैं हब एंड रिपीटर। तो चलो इन्हें समझते हैं अच्छे से कि क्या है ये। आप थ्योरी समझोगे, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो ज़्यादातर लोग इसे रट लेते हैं, इनके जो वर्किंग है ज़्यादातर लोग रट लेते हैं, पर इन्हें रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ के करना है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में इन्हें समझाने वाला हूँ। तो बात करें हमारा पहला डिवाइस है हमारा हब। तो हब क्या करता है? हमारा ब्रॉडकास्टिंग करता है। कैसे? जो भी हमारा एक कंप्यूटर से अगर PC1 को PC4 पे हमारा डाटा सेंड करना है तो PC1 हमारा हब पे सेंड करेगा, और हब उस डेटा को सारे कंप्यूटर में सेंड कर देगा। और जिस करस्पॉन्डिंग PC4 समझ जाएगा, अगर देखेगा कि उस रिसीवर एड्रेस में PC4 का एड्रेस लिखा है तो PC4 समझ जाएगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर ज़रूरी थोड़ी ना कि ये बाकी डिवाइस तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि बाकी डिवाइस भी उसे एक्सेप्ट कर ले और डाटा लीक हो जाए। तो इसमें डाटा की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, हमेशा जब भी कोई भी कंप्यूटर इसे हब पे मैसेज सेंड करेगा, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल नहीं बनी, ये उस मैसेज को सीधा सब कंप्यूटर्स में भेज देगा। और जिस कोरस्पॉन्डिंग कंप्यूटर का मैसेज होगा वो अपने आप को देख लेगा कि हाँ मेरे लिए भेजा है, और वो एक्सेप्ट कर लेगा उस मैसेज को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और बिट्स इसमें ट्रांसमिट करी जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बेस पे और बिट्स के बेस में। तो हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही काम होगा। इसमें हाफ डुप्लेक्स होता है, इसका फुल डुप्लेक्स होता है, आपने पढ़ा हो। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या, अगर PC1 हमारा डेटा सेंड कर रहा है तो और कोई हमारा कंप्यूटर कोई डाटा सेंड नहीं करेगा। तो इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक काम होता है। और बात करें हमारा नेक्स्ट, तो सिंगल कोलिजन डोमेन, यानी कि एक ही एंट्री होती है। दो लोग एक साथ डाटा अगर सेंड करेंगे तो एक ही जा सकता है, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा, इसलिए सिंगल कोलिजन डोमेन है। एक बार में एक ही एंट्री होती है डाटा की। तो बात करें हमारा नेक्स्ट, तो लैन डिवाइसेस में यूज़ होता है। हमारे लैन डिवाइसेस में हब, लैन डिवाइसेस है ये हमारा, उसके बीच में हमारा हब यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये पहले यूज़ हुआ करता था, अब ये यूज़ भी नहीं होता। और फोन नंबर 8 से 10 जब आपके पास कंप्यूटर है सिर्फ तभी हमारा यूज़ होता है। बात करें कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, इसलिए इसके पास किसी का मैक एड्रेस नहीं होता। इसलिए अगर ये हमारे पास सेंटर का एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस है, ये यहाँ पे भेजेगा तो इसे नहीं पता कि उस रिसीवर वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए सबको सेंड कर देता है, इसलिए उसके पास कोई रिसीवर का एड्रेस नहीं होता। बात करें दो तरीके के हब होते हैं हमारे, एक्टिव हब, पैसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चाहिए होती है और जो हमारे सिग्नल्स हैं उन्हें एम्पलीफाई कर देता है हमारा एक्टिव हब, एक तरीके से रिपीटर की तरह काम करता है। बात करें पैसिव हब, पैसिव हब हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करता, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये कोई हमारे सिग्नल्स भी एम्पलीफाई नहीं करता। तो बात करें मैंने नेक्स्ट हमारा रिपीटर क्या होता है, इट रीजनरेट योर सिग्नल। तो रिपीटर के कुछ एक दूरी के बाद जो हमारा जो सिग्नल है वो कम हो जाता है या उसमें कोई डाटा लूज होने के चांस होते हैं। तो रिपीटर हर उस
हर थोड़ी थोड़ी दूरी में हमारे रिपीटर्स लगे होते हैं, जो कि सिग्नल आया उसे उसने रीजनरेट कर दिया। बिट्स की फॉर्म में तो रीजनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में तो वो उसे एम्पलीफाई करेगा, फिर आगे भेजेगा। फिर वो अगर हमारा सिग्नल कमज़ोर पड़ जाएगा तो आगे रिपीटर है वो उसे फिर रीजनरेट करेगा। तो ये सिंपली हमारा रिपीटर का काम होता है। तो बात करें हमारा नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है? अब ब्रिज से हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज़, मतलब ब्रिज से हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, तो चलो समझते हैं। तो ब्रिज impact incoming traffic and decide whether to forward or reject it if some resource and destination MAC address। तो ब्रिज का हम तो ब्रिज का हम प्रोसेस समझते हैं। ब्रिज करता क्या है? मान लो ए से हमारा मैसेज आया, अभी हमारी एक टेबल मेंटेन करता है। तो अगर हमारा ए से मैसेज आया तो पहले इसे ब्रिज को भी कुछ नहीं पता कि ये ब्रिज के कोरिस्पोंडिंग हमारा एक पोर्ट नंबर इधर है, एक ये, तो 2 पोर्ट नंबर है हमारे ब्रिज के कोरिस्पोंडिंग, और एक हमारी बस टोपोलॉजी इधर है, एक बस टोपोलॉजी इधर है, मतलब कि 2 लैंड नेटवर्क है, एक एरा लैंड नेटवर्क, एक एरा लैंड नेटवर्क। तो ब्रिज क्या करेगा? पहले शुरू में तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। कैसे? अगर ए से मैसेज आया, इसने देखा ए का पोर्ट नंबर 1 है ना, और ए को मैसेज करना है सेंड एच को, मान लो तो ए को एच को सेंड करना है मैसेज, तो ये हमारा ब्रिज ऐप सारे में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, और इसे पता चल जाएगा कि ए का पोर्ट नंबर तो 1 है, इधर वाले साइड वाले सारे पोर्ट नंबर 1 के, इधर साइड वाले पोर्ट नंबर 2 के है, और फिर बाद में जब ये एच को ट्रांसफर कर देगा इसे पता चल जाएगा एच का पोर्ट नंबर हमारा 2 है। अब क्या होगा, जो हमारा बी है, अगर बी को हमारे को ई को भेजना है तो ये देखेगा बी का तो पोर्ट नंबर 1 है पर ई का पोर्ट नंबर हमें नहीं पता, तो ये पूरे में फिर ब्रॉडकास्ट करेगा, और हमें पता चल जाएगा कि ई का भी हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 1 है। अब जब हमारा एफ है, एफ को अगर हमारे ट्रांसफर करना है बी में, तो एफ का इसे पता चल जाएगा, जो सेंडर है उसका तो पोर्ट नंबर पता चल जाता है, इसे पता चल गया एफ का जो हमारा पोर्ट नंबर है वो 1 है। तो ये क्या करेगा, और ये टेबल में चेक करेगा कि बी का पोर्ट नंबर भी 1 है, तो ये कोरिस्पोंडिंग सब में ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब ये अपने ही लाइन में ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को। तो इसका बस यही काम है कि ये हेल्प करता है कि एक ही लाइन में ब्रॉडकास्ट करे। पहले तो सारे में करता है, फिर ये कोरिस्पोंडिंग टेबल चेक करता रहता है, उसके कोरिस्पोंडिंग ये सारे में ब्रॉडकास्ट करता है। ये नहीं डायरेक्ट किसी एक को नहीं भेजेगा, पर ब्रॉडकास्ट तो ये जरूर करेगा, चाहे वो पर्टिकुलर लाइन में करे या पूरे उसमें करे। तो यही इसकी डेफिनेशन थी, ब्रिज इम्पैक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना है या आगे भी भेजना है, फॉरवर्ड करना और रिजेक्ट करना है। इट चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस होता है, ये पोर्ट नंबर होता है, तो मैक एड्रेस के बेस पे डिसाइड करता है। तो बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे। यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट और लैन सेगमेंट्स को ये हमारे कनेक्ट करता है। फिल्टर डाटा ट्रैफिक, तो जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है उसे फिल्टर करता है। और दो कोलिजन डोमेन होते हैं इसमें, कि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें ब्रिज में हमारे 2 कोलिजन डोमेन है, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, यानी कि डाटा एक बार इधर से आ सकता है और एक बार इधर से जा सकता है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच। तो स्विच क्या होता है? स्विच का अगर हम डेफिनेशन पढ़े, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट ऑल्सो मल्टीकास्ट भी कर सकता है ये। तो कैसे? पहले जो हमारा स्विच है उसमें तो हमारा 2 कोलिजन थे सिर्फ, कि डाटा हमारे यहाँ से आ सकता है और यहीं से जा सकता है, पर इसमें हमारे n नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, यानी कि हर डिवाइसेस के हर जो हमारा होस्ट है उसके कोरिस्पोंडिंग एक कोलिजन है, कोलिजन डोमेन है। तो अगर हमारे को ए को एच को भेजना है तो ए एच को भेजेगा, ए को 7 को भेजना है तो ये 7 को भी भेजेगा, ए को एफ को भेजना है एफ को भी डायरेक्ट भेज सकता है। तो इसमें भी क्या होता है, पहला हमारा ब्रॉडकास्ट होता है, स्विच में भी पहला ब्रॉडकास्ट होगा। मान लो ए को एच को भेजना है तो ये पता लगाएगा कि ए का पोर्ट नंबर 1 है, तो ये यहाँ पे ए लिख लेगा, और एच का पोर्ट नंबर है हमारा 6, तो ऐसे अगर ये भेज के सबका पोर्ट नंबर पता कर लेगा, तो एक बार तो ये सबका ब्रॉडकास्ट कर देता है। ABCD मैं लिख लेता हूँ, एफ का 8 है, एच का 8 है, ये हमारा FG। तो अब क्या होगा, अब इसने पता कर लिया हमारे पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस, तो ये कैम टेबल बनाता है, कॉन्टेक्स्ट एक्सेबल मेमोरी टेबल। तो इसके हेल्प से अब क्या करेगा, एक बार ब्रॉडकास्ट तो इसने कर लिया, अब अगर ए को किसी को भी डाटा सेंड करना, मान लो जी को सेंड करना है, तो देखेगा ए का तो हमारा मैक एड्रेस है वो कोरस्पोंडिंग नंबर पोर्ट 1 पे है, और जी का हम देखेगा जो G7 पे है, तो डायरेक्ट ए हमारा जी को भेज देगा। तो ये हुआ हमारे यूनिकास्ट। पहले तो इसने ब्रॉडकास्ट करके सबका पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस निकाल लिया, उसके बाद ये डायरेक्ट यूनिकास्ट करता है। जरूरी नहीं है ए एफ को भेजे एफ जी को,
ए सी से भी हो सकता है, ए को डी से भी कम्युनिकेट हो सकता है, और ए जो डाटा है वो बी सी डी एक साथ मिला के भेज सकता है, ए एफ जी एच को भेज सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीकास्ट, है ना। तो इसका अगर हम पढ़े तो ये कहते हैं मेंटेन कैम टेबल, जो भी मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट एक्सेबल मेमोरी टेबल है। सेपरेट कोलिजन डोमेन है, हर सबका अलग अलग कोलिजन डोमेन है। अगर ए हमारा जी में भेज रहा है तो कोरोस्पोंडिंग बी भी ई को भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ हो, इनका अलग अलग पाथ है। वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो हमारे स्विच के हमारे कितने पोर्ट हो सकते हैं? स्विच में हमारे 8, 6, 24, 48 पोर्ट्स हमारे स्विच में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है राउटर, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क। तो राउटर हमारा डिफरेंट नेटवर्क में काम करता है। ये सब हमारे लेयर 2 पे काम करते थे और विद इन नेटवर्क के काम करते थे, जैसे कि ये सब तो लैन के अंदर ही काम कर रहे थे। पर जो हमारा राउटर है ना, अब राउटर हमारा 2 से ज़्यादा जो हमारे नेटवर्क है उन्हें कनेक्ट करता है, उनके बीच में डाटा को कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है और ये नेटवर्किंग डिवाइस थे। तो बात करें, ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये थर्ड लेयर डिवाइस है, हमारे थर्ड लेयर में आता है ये हमारे वैन डिवाइसेस कैसे कह सकते हैं हम इसे? ये वैन डिवाइसेस में यूज़ होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क वही होता है जब हमारे मोर देन 2 से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब 2 और 2 से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट हो। मैंने आपको बताया था कंट्री में, कॉन्टिनेंट में। तो वैन डिवाइसेस में यूज होता है। कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क, एवरी पोर्ट हैज़ इट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन। हार्ड पोर्ट जो इसके देखो, ये राउटर है, इसका ये पोर्ट नंबर है 1 और 2। तो ये हमारे स्विच है, हमेशा ये हमारा एक वो होता है प्रोटोकॉल कि राउटर के साथ हम इसे यहाँ स्विच कनेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो एवरी पोर्ट हैज इस ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी कि स्विच है जो कि हमारा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो यूज़ आईपी एड्रेस सेंड इन फॉर्म ऑफ पैकेट, तो ये आईपी एड्रेस यूज़ करता है कि हमारा कोई भी डाटा आएगा तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस से मैच करा जाएगा और फिर वो आगे फर्दर चेक होगा। जैसे कि इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस हमने मान लिया 10.0.0.0, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो अगर आपको नेटवर्क आईडी क्या होती है? ये नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क आईडी हमारी जो भी है, मान लो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्लास ए में हमारा टोटल तो ये 32 बिट का होता है, पर क्लास ए में हमारी 8 बिट फिक्स होती है। तो 8 बिट तो हमारी नॉन जीरो हो गई, बाकी जो हमारी बिट्स है उन्हें हम जीरो कर देते हैं और वही हमारी नेटवर्क आईडी होती है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी नंबर हो, 10.0.02, ये हमारे सब आईपी एड्रेस होते हैं विद इन अ नेटवर्क। तो ये हमारा सिंपली क्या करता है, आईपी एड्रेस डिटेक्ट करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो होस्ट है उसमें ये डाटा ट्रांसफ़र करता है। राउटर हमारा सेम स्विच की तरह दिखता है, इसलिए इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें 2, 4 या 8 पोर्ट होते हैं। तो ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अगर पोर्ट 1 में देखते हैं कि नेटवर्क आईडी ये है, पोर्ट 2 में हमारी नेटवर्क आईडी ये है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो भी डाटा आएगा अगर वो इस नेटवर्क आईडी से मैच करा तो ठीक है, इस नेटवर्क आईडी में अंदर भेज देगा। इस नेटवर्क आईडी से मैच करा तो इस नेटवर्क आईडी में भेज देगा। और अगर दोनों में से कोई नहीं मैच करा तो एक डिफ़ॉल्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट राउटर में भेज देता है। तो ये होता है हमारा राउटर। बात करें हमारा गेटवे, नेक्स्ट हमारा गेटवे क्या होता है? हमारा एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह हमारा काम करता है। जब भी हमारा कोई भी पैकेट हमारा नेटवर्क में आता है जाता है, वहाँ वो हमारा गेटवे से आता है और जाता है, किसी भी नेटवर्क में एंट्री होती है। अ गेटवे इज अ कनेक्टिंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट रिमोट नेटवर्क विद द होस्ट नेटवर्क। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है कि डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, हम नेटवर्क का क्या डिज़ाइन है, हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक नेटवर्क को। तो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है मैश, बस, रिंग, ट्री, हाइब्रिड, स्टार। तो बात करें हमारी पहली टोपोलॉजी की, तो पहली टोपोलॉजी है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और ये कंप्यूटर हर कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर कंप्यूटर, तो हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होगा। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, ये कैसे गो थ्रू डिफरेंट पाथ इफ वन फेल, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हमारा एक पाथ फेल हो गया, मान लो 1 से 4 जाना था, ये पाथ हमारा फेल हो गया, तो 1 के पास ऑप्शन है कि वो इस पाथ से भी जा सकता है और इस पाथ से भी जा सकता है, इसलिए हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। पॉपुलर इन वैन, मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क में जो हमारे राउटर्स हैं उन्हें हम मैश टोपोलॉजी की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये कम कंप्यूटर्स में ही ज़्यादा सही है, क्योंकि हर कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर हुए और हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो ऑब्वियस है हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो इसका डायग्राम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा।
ये। और एडवांटेज देखिए, एडवांटेज है कि ये सिक्योर है क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, मतलब हमें डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें किसी के थ्रू, किसी कोई डिवाइस के थ्रू हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारी ये सिक्योरिटी भी हाई करता है। अगर हम देखें, दो टाइप के मैश होती है, टोपोलॉजी होती है। पार्शियल मैश, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 to 4 कनेक्ट है, ज़रूरी नहीं है 1 और 4 भी कनेक्ट हो, मतलब कुछ ही, मतलब कुछ के बीच में कनेक्शन होगा, कुछ के बीच में नहीं होगा, इसलिए हम पार्शियली कहते हैं। और ये जो मैंने बना रखी है, हर सबके बीच में कनेक्शन होगा, उसे हम कहते हैं फुल्ली मैश। हर कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, उसे कहते हैं फुल्ली मैश। बात करें हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी की, तो नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में जो हमारे होस्ट होते हैं वो हमारे एक सिंगल वायर से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रंक केबल से कनेक्ट होते हैं। किसकी हेल्प से? टी कनेक्टर की हेल्प से। ये हमारा टी बन रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं टी कनेक्टर की हेल्प से। तो एडवांटेज देखिए इसका, नॉन डेडिकेटिव डिवाइस रिक्वायर, इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा डिवाइस रिक्वायर नहीं है इन्हें कनेक्ट करने के लिए। लेस सिक्योर है। डिसएडवांटेज है कि इसमें हमारा अगर डाटा A1 से 4 जा रहा है तो 2 भी उसे देख सकता है, 3 भी उसे देख सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इनमें से भी लिख सकते हो, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। सिस्टम कनेक्ट टू द ट्रंक यूजिंग टी कनेक्टर। ट्रंक से कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम टी कनेक्टर की हेल्प से। रिक्वायर लेस केबल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सिर्फ एक ही केबल से हमारे सब कनेक्ट हो जाते हैं। ओल्ड नोट गेट इन्फो सेंड, जो अगर 1 से 4 कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो हर नोड्स को पता चल जाती है। ब्रेक इन केबल एंटायर नेटवर्क डाउन, अगर हमारी केबल यहाँ से हमारी ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, यहाँ से हो गई तो बाकी आगे का नेटवर्क डाउन हो जाएगा, यहाँ का चलेगा। तो यही है कि अगर हमारी केबल में ब्रेक आ गया तो हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। तो मैं गाइस बड़ी जल्दी बता रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसका जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को इस वीडियो को आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। होप आप समझ भी रहे होगे इसे ईजिली वे में। और अगर आप इस वीडियो के बाद ये नोट्स को गो थ्रू हो जाओगे तो आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बात करें हमारी स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि इसमें स्टार टोपोलॉजी में हमारा एक बीच में इंटरमीडिएट डिवाइड होता है, वो हब होता है, स्विच होता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी हमारी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी बीच में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, उससे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और कंप्यूटर डिवाइस कनेक्ट हुआ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। ईच डिवाइस रिक्वायर अ सिंगल केबल, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। हर डिवाइस को एक केबल चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से। तो मोस्ट वाइडली इंप्लीमेंटेड, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। केबल फेलियर अफेक्ट ओनली सिंगल यूज़र, एक अगर हमारी केबल फेल हुई तो सिर्फ इसे ही अफेक्ट करेगा, बाकी सारे हमारे वर्क करते रहेंगे। ईजी टू ट्रबलशूट, 2 को 3 को डाटा सेंड करना है और डाटा सेंड नहीं हुआ तो ये पता लगा लेगा या तो 2 में कोई दिक्कत है या 3 में कोई दिक्कत है, जो कि डाटा हमारा रिसीव नहीं हुआ 3 के पास। तो बात करें हमारा नेक्स्ट है ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस। जो हमारी बस टोपोलॉजी है ना, अगर उसमें हम कोई डिवाइस ऐड करते हैं, एक उसका डिसएडवांटेज ये भी है, तो उसमें हमारे नेटवर्क में पूरा स्टॉप करना पड़ता है जब भी हमें कोई भी नया डिवाइस ऐड करना पड़ता है। और जब वो डिवाइस हमारा ऐड हो जाता है फिर हमारा वो जो हमारा नेटवर्क है वो पूरा चालू हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, सब चालू रहता है और इजीली हम कोई भी डिवाइस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सेंट्रल डिवाइस फेल, होल सिस्टम फेल। इसका ये भी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो होल सिस्टम फेल हो जाएगा, पर ऐसा भी बहुत कम होता है क्योंकि ये हमारे जो हब स्विचेज आ रहे हैं ये जल्दी से फेल नहीं होते हैं। तो बात करें हमारी नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी कुछ ऐसे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हमारा डाटा फ्लो करता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नो टर्मिनेटेड एंड, इसमें कोई टर्मिनेट एंड नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा डाटा फ्लो करता है। टोकन पासिंग, इसमें एक टोकन यूज होता है जिसकी हेल्प से हम अवॉइड को मतलब टोकन जिसको मिलेगा वही हमारे डाटा सेंड कर पाएगा। तो हर नोड को टोकन मिलता है। अगर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊँ ना, तो ये हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी है कि ये दिख तो आपको ऐसा रहा रिंग की तरह, पर अगर ये फिजिकली इम्प्लीमेंटेड बताऊँ ना मैं आपको, तो फिजिकली ना ये भी हमारा स्टार टोपोलॉजी की तरह इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पे टोकन मिलता है और टोकन से हमारे कौन सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट होगा, किसको हमारी प्रायोरिटी मिलेगी, तो टोकन के बेस पे करते हैं। दिख तो ये हमारा लॉजिकली ऐसे रहा है सर्कल के बेस पे, पर फिजिकली हमारा स्टार टोपोलॉजी पे हमारा ही बनता है।
तो बात करें हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजीज होती है, कि इसमें कोई भी दो और दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्यों यूज़ होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी? मान लो अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अब आपको और भी हमारा एक लैन नेटवर्क लाना है जिसमें आप चाहते हो कि आपकी स्टार की जगह आपकी रिंग टोपोलॉजी वहाँ पे बेस्ट सूटेबल हो। पर अगर आप उसे भी, जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, उसे भी आप ये तो करोगे नहीं छेड़ाछाड़ी करके उसे भी रिंग बनाओ, पर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग सकती है, तो आप उसे स्टार को रहने दोगे, उसके साथ आप रिंग कनेक्ट कर दोगे। इसलिए ये हमारी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये यहाँ पे यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड में तो हम कोई भी टोपोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्री में सिर्फ हमारी स्टार और बस टोपोलॉजी ही कनेक्ट होती है। ये हमारी बस टोपोलॉजी है, ट्रंक के थ्रू कनेक्ट हो रही है, और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ बस और स्टार टोपोलॉजी होता है। न्यू नोड कैन बी इजीली ऐड, इसमें हम कोई भी नई नोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में। इसके डिसएडवांटेज भी आप बस टोपोलॉजी वाले लिख सकते हो, जो भी बस टोपोलॉजी में हमारे डिसएडवांटेज थे, वायर फेल होगी तो और फेल हो जाएगा, और स्टार टोपोलॉजी वाले इनके एडवांटेज ही आप अपने आप से लिख सकते हो काफ़ी चीज़ें इनमें। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? बाय विच वी ट्रांसमिट मैसेज, वो मीडियम जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे सेंडर रिसीवर को मैसेज ट्रांसफर करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारा दो टाइप का होता है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमारा किसी भी, अगर हम फिजिकल मीडियम से हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें हम एयर के थ्रू हमारा जो डाटा है वो सेंड करते हैं। तो गाइडेड मीडिया हमारे तीन होते हैं, कोएक्सियल वायर, फाइबर ऑप्टिक्स वायर और ट्विस्टेड वायर। और हमारे अनगाइडेड मीडिया में क्या आते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रे। ट्विस्टेड में हमारी जो ट्विस्ट होती है, हमारी जो भी वायर्स होती है, कोएक्सियल में हम लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ट्रांसमिशन मीडिया को भी अगर हम इन पर पढ़ाने लग गए इन वायर्स के बारे में, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन वायर्स के बारे में आप अपनी नोट्स, कॉलेज के नोट्स से पढ़ लेना एक बार। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विचिंग। तो स्विचिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प टू डिसाइड बेस्ट रूट फॉर द डाटा ट्रांसमिशन इफ मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट। हमारा जो डाटा है उसे हम कौन कौन से पाथ से भेज सकते हैं? अगर बहुत सारे पाथ है तो उसके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा जब भी हम डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, वो हमारे डिसाइड करता है स्विचिंग। तो स्विचिंग हमारी तीन टाइप की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। एंड पैकेट स्विचिंग में हमारे दो टाइप आते हैं, डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो चलो समझते हैं क्या होता है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और ये हमारे टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होती है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आपका पहले एक पाथ हमारा एस्टेब्लिश होता है, फिर आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है, और फिर जो हमारा वो पाथ है, जब आपकी कॉल हो जाती है तो हमारा जो डेटा है वो हट जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए यही है कि पेज अगर हम देखें, पहले हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हुआ, फिर उस कनेक्शन के बेस पे हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हुआ, और डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद जो हमारा कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? जो हमारा मैसेज होता है ना, इसे तो हमने डिवाइड कर लिया सेगमेंट्स में। अभी हम सेगमेंट को एक इंटरमीडिएट किसी भी डिवाइस में भेजेंगे, वो इंटरमीडिएट डिवाइस इन्हें एक हमारे जो सेगमेंट है उन्हें हमारा कलेक्ट करेगा, उन्हें एक वे में लगाएगा और फिर वो रिसीवर को भेजेगा। तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमारा रियल टाइम जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, एप्लीकेशन है, उनमें हम ये यूज़ नहीं करते हैं। तो बात करें हमारे नेक्स्ट है हमारा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? मैसेज इज ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल चंक्स कॉल्ड पैकेट। तो मैसेज हमारा पैकेट्स में डिवाइड होता है, ईच पैकेट सेंड इंडिविजुअली। जो भी हमारा मैसेज हमारा पैकेट्स में डिवाइड हुआ, हर पैकेट हमारा एक बारी से इंडिविजुअली सेंड होगा रिसीवर को। ईच पैकेट है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विद सीक्वेंस नंबर। अब हमारे हर पैकेट में जो भी हमारे डेटाग्राम है, इन डेटाग्राम में, कभी डेटाग्राम बोल लो, डेटाग्राम हम तब बोलते हैं जब हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो बात तो एक ही है। तो जो भी हमारा ये मैसेज है, ये हमारे 1 2 3, ये 3 हमारे पैकेट्स में डिवाइड हुआ। अब ये 3 पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर है 1 2 3। अब ये चाहे इस रूट से जाए, ये किसी भी रूट से जा सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम रूट से जाए, किसी भी रूट से जाएगी, पर रिसीवर के पास जब जाएगा तो उसके पास इसका
इनके पास रिसीवर का एड्रेस और सेंडर का एड्रेस भी होता है, इसलिए हमारे रिसीवर के एड्रेस पे इजीली पहुंच जाते हैं। जब भी रिसीवर के एड्रेस में ज़रूरी नहीं है 2 पहले पहुंच गया तो 2 पहुंच जाएगा, फिर 1 पहुंच जाएगा, 3 पहुंच जाएगा। तो ये रिसीवर इन्हें इनके सीक्वेंस नंबर के हिसाब से अरेंज कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई, मान लो हमारा 1 पहुंच गया, 3 पहुंच गया, 3 पहुंच गया, 2 पहुंचा नहीं, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि हमारा 2 मिसिंग है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 2 नहीं है। तो वो उससे सेंडर को एक्नॉलेज कर देगा कि भाई 2 नहीं आया, तो सेंडर हमारा 2 दोबारा से भेज देगा। तो यही है कि ईच पैकेट हैव सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विद सीक्वेंस नंबर। रीऑर्डर द पैकेट, रीऑर्डर हमारा रिसीवर करता है, उन्हें एक ऑर्डर में असाइन करता है। डिटेक्ट मिसिंग पैकेट, अगर कोई मिसिंग पैकेट है तो उसे डिटेक्ट करता है और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अब इसमें भी 2 टाइप आते हैं, डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो डेटाग्राम अप्रोच को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा पाथ इज नॉट फिक्स फॉर ईच डाटाग्राम। ये जो हमारे, अगर मैं आपको चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये राउटर है, एक ये राउटर है और ये रिसीवर है और ये हमारा सेंडर है। तो मैंने आपको बहुत ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारा एक डेटाग्राम है, दूसरा डेटाग्राम है, तीसरा डेटाग्राम है। पर इसमें हमारा डिसाइड नहीं है कि जो हमारा डेटाग्राम अप्रोच है इसमें कोई डिसाइड नहीं होती। मान लो एक मैंने आपको और रूट दे देता हूँ, एक रूट ये रहा है ना, इसमें हमारे डिसाइड नहीं है कि कौन सा डेटाग्राम कौन से रूट से जाएगा, वो डिसाइड करेगा इनकी कंडीशन पे। 1 गया, 1 मान लो यहाँ से गया, यहाँ से 1 हमारा रिसीवर यहाँ पे पहुँच गया, 1 जो हमारा डेटाग्राम था। 2 हमारा डेटाग्राम यहाँ से गया और यहाँ से पहुँच गया 2 डेटाग्राम। और 3 हमारा यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर 3 पहुँच गया और फिर रिसीवर इन्हें ऑर्डर में लगा लेगा। इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट नोट टेक द राउटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट। हर जो हमारा राउटर है ना, यही डिसीजन लेते हैं। अब आगे आने वाली फर्दर यूनिट में आपको बताऊंगा कि राउटर में भी MTU होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट। मान लो हमारा पैकेट ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा पैकेट फिर फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, फिर उस हिसाब से ये ट्रांसफ़र करेगा। तो हर पाथ में ही उस हिसाब से हमारे डिसीजन लेते हैं। पर वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, इसमें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमारे ये राउटर है, ये हमारे रिसीवर है, तो इसमें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई डाटा जो है यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। तो ये सारे पैकेट को बारी बारी करके 1 2 3 इसी रूट से भेज देता है रिसीवर को सेंडर। तो ऑल्सो नो एज कनेक्शन ओरिएंटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। प्री प्लान्ड रूट होता है एस्टेब्लिश्ड बिफोर द मैसेज आर सेंड। मैसेज के सेंड होने से पहले हम रूट डिसाइड कर लेते हैं कि इस रूट से हमारा जो मैसेज है वो जाना चाहिए। पाथ जो होता है हमारा फिक्स्ड होता है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग आपका अलाउ करता है कि जो भी हमारा डाटा है वो सेम कम्युनिकेशन, जो भी हमारी एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, तो उस कम्युनिकेशन चैनल से हमारे कितने डेटा है वो कैसे जा सके। मान लो बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, तो वो उसे उन एफिशिएंट वे में उन्हें सेंड करेगा कि वो उस कम्युनिकेशन चैनल का एफिशिएंट यूज़ कर पाए। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, कि बहुत सारे डाटा आ रहे हैं और उसे हम एक चैनल से भेज रहे हैं बिल्कुल एफिशिएंट वे में। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, आप देख लेना नोट वर्ड से। नेक्स्ट है हमारा एक फॉर्मूला है, इस पे 2 मार्क्स का फॉर्मूला आ सकता, 2 मार्क्स का आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। C = B log 2 1 + S/N। इसमें आपसे बैंडविड्थ पूछ सकते हैं, चैनल कैपेसिटी पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, C का मतलब होता है चैनल कैपेसिटी, बीट पर सेकंड। एक कम्युनिकेशन चैनल पे कितनी हमारी बीट एक सेकंड में जा रही है। बैंडविड्थ क्या होती है हमारी, हर्ट्स में होती है। आने वाले जो न्यूमेरिकल है उन्हें तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ। एस होता है हमारा सिग्नल पावर, तो एस हमारा सिग्नल पावर होता है, और एन होता है हमारा नॉइज पावर। तो इसमें से आपको कोई भी 3 चीज़ें दे सकते हैं और कोई भी एक चीज़ पूछ सकते हैं, और ध्यान रखना ये log 2 है। तो ये था हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, शॉर्ट नोट्स फॉर यू, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अब मैं आगे फर्दर सेकंड यूनिट अपलोड करूँगा। ये वैसी वीडियो बहुत बड़ी होगी, मैंने बहुत कोशिश करी इस वीडियो को जितना कम से कम मैंने आपको जल्दी समझाया, कि जिससे वीडियो काफ़ी छोटी रहे और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने अपने नोट्स में सारे टॉपिक कवर करे हैं, तो आप एक बार नोट्स आराम से पढ़ लेना। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ लेना, या अपने कॉलेज के नोट्स से समझने की कोशिश करना, आपको सब समझ आ जाएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।